नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग दरोगा का फुल 100 क्वेश्चन देखेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग जल्दी खत्म करेंगे, फास्ट तरीके से खत्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को सौंपता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। अगला प्रश्न, प्रकाश तरंग और ध्वनि के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित होता है? यानी प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग में अंतर किस कारण से होता है? तो जो है ध्वनि तरंग में ध्रुवन नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो अशोक के नाम का उल्लेख जो है दो शिलालेख में है, ब्राह्मी और गुर्जरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और डी, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो गति का जड़त्व का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति का जड़त्व का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात या रांची में है और यह सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस जलप्रपात की ऊंचाई है 320 फीट। कितना है? 320 फीट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों में स्थानांतर से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 228। कितना है? अनुच्छेद 228। 25 में क्या है? तो 25 में है उच्च न्यायालय की अधिकारिता का उल्लेख है। 26 में है रीट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में, और 27 में है उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति के बारे में। प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना या दृष्टि पटल पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना या दृष्टि पटल पर जो है प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है। प्रश्न है, प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। तो ये नहीं कि प्याज का खाने योग्य भाग पूछा जा रहा है। प्याज जो है अपना भोजन कहाँ संग्रहित करता है? तो वह संग्रहित करता है पत्तियों में। कहाँ करता है? पत्तियों में करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्याज की पत्तियां भोजन को संचित करके मांसल हो जाती है। प्याज में एक केमिकल होता है जिसे हम लोग साइन प्रोथेलियस एस ऑक्साइड कहते हैं। प्याज के पत्ते में संग्रहित भोजन शर्करा है। चलिए अगला प्रश्न, थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में तमिल समुदाय द्वारा यह जो है पर्व मनाया जाता है पूर्णिमा पर। चलिए अगला प्रश्न, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आमाशय से जो है आमाशय के जो जठर रस होते हैं उससे एंजाइम स्रावित होता है। कौन कौन से एंजाइम? तो पेप्सिन, और पेप्सिन इसे अमीनो अम्ल की छोटी छोटी श्रृंखलाओं में क्या करता है? तोड़ देता है, विघटित कर देता है। प्रश्न है, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काजू का जो उत्पादन होता है उसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो वह हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। कौन सा हो जाएगा? लेटराइट मिट्टी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। काजू की खेती केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में की जाती है, और सबसे अधिक अगर काजू की खेती की जाती है तो वह केरल में किया जाता है। लेटराइट मिट्टी में इसमें आयरन और एल्युमिनियम की क्या होती है? अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, कांवरताल झील कहाँ है? तो यह बिहार में है। बिहार के बेगूसराय वाले क्षेत्र में है कांवरताल झील। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तत्कार किस नृत्य का रूप है? तो तत्कार या कथक नृत्य का रूप है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसका है? कथक का। प्राचीनतम में कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता था। कथक उत्तर भारतीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ था। चलिए अच्छा, कथक के कुछ जो नर्तक के बारे में जाने तो लच्छू महाराज, शोभन नारायण और चित्रेंद्र दास। अगला प्रश्न,
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो वह थे जयप्रकाश नारायण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह हजारीबाग जेल में बंद हुए थे और वहाँ से ये भागकर नेपाल चले गए थे और नेपाल के तराई क्षेत्रों में आज़ाद दस्ता नामक ब्रिगेड का जो है इन्होंने स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मूल रूप से यह दुनिया भर के बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता जो है प्रदान करता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका जो गठन किया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 ईस्वी में 1946 में इसका गठन किया था। और यूनिसेफ दिवस हम लोग मनाते हैं 11 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, बंगाल पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में किया था। चलिए अगला प्रश्न। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता? तो विश्व मानवाधिकार मनाया जाता 10 दिसंबर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर 1950 यह जो है 50 में पहली बार मनाया गया था विश्व मानवाधिकार दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा में निहित अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। प्रश्न, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? रामानंद ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद जी ने। चलिए अगला प्रश्न। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता वह परामर्शी अधिकार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति है और वो जिसे वह लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। और इसी में 133 में क्या? तो सर्वोच्च न्यायालय से वह जो है परामर्श ले सकता है। जबकि उच्च न्यायालय के पास मूल, अपीलीय, रिट और प्रक्षेपी अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 131, 133, 136 और 143 में क्रमशः भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकार के जो है क्षेत्राधिकार है, मूल, अपीलीय और सलाहकार। अगला प्रश्न स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह यूरेशिया के क्षेत्र में पाया जाता है और यह समशीतोष्ण जो है घास का मैदान है। अगला प्रश्न, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन सोशल कांग्रेस इसकी स्थापना हुआ था 1887 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1887 ईस्वी में एमजी रनाडे और रघुनाथ राव ने इसकी स्थापना किया था मद्रास में। कहाँ किया था? मद्रास में किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो गंगा, सोन और गंडक इसके संगम पे जो शहर बसा हुआ है वह है पाटलिपुत्रा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्रा, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है। उदयन ने इसकी स्थापना किया था। किसने किया था? उदयन ने इसकी स्थापना किया था। अगला प्रश्न, भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज है फेल्डस्पार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फेल्डस्पार भूपर पट्टी में व्यापक रूप में पाया जाता है क्योंकि तापमान, दाब और मैग्मा के भीतर के तत्व और पिघलकर उनके गठन का पक्ष लेते हैं। आग्नेयी चट्टानों के वर्गीकरण में फेल्डस्पार का उपयोग किया जाता है। फेल्डस्पार का रासायनिक जो सूत्र होता है वह होता है KAlSi3O8। फेल्डस्पार एक सिलिकेट खनिज है। फेल्डस्पार एल्युमिनियम का एक्स भी है। चलिए अगला प्रश्न है, बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो बारामूला यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के बारामूला जिले में एक बारामूला जिला है
चलिए अगला प्रश्न, जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है फेरिक ऑक्साइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेरिक ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है Fe2O3 इंटू H2O। यह जो है जंग का रासायनिक सूत्र होता है। जंग जो लगने पर लोहे का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। जंग लगना एक कैसी अभिक्रिया है? तो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? तो ऑटोमोबाइल से निकलने वाली सर्वाधिक जहरीली गैस होती है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे शरीर के लिए सबसे हानिकारक होती है। CO जो है हेमोग्लोबिन से सबसे अधिक अभिक्रिया करता है, सबसे अधिक हेमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है। अगला प्रश्न, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोरबा जो खदान है वह किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले में यह स्थित, कोरबा यह जिला है और यह स्थित है हसदेव नदी के पास। यहाँ से जो खनन शुरू हुआ था 1941 ईस्वी से। कब से? 1941 ईस्वी से। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गैर नवीनीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है? यानी गैर नवीनीकरण और पुनः चक्रण, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? तो नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपित भू आकृति इसमें कौन सा है? तो वह हो जाएगा जलोढ़ पंख। क्या हो जाएगा? जलोढ़ पंख। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोरापुट जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट खनन के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरापुट। यहाँ से चूना पत्थर और बॉक्साइट का खनन होता है। कोरापुट यह है किस राज्य में? तो कोरापुट यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विश्व भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? तो यह जब पश्चिमी विश्व भारत में प्रवेश करता है तो यह नमी कहाँ से प्राप्त करता है? यह प्राप्त करता है कैस्पियन सागर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से प्राप्त करता है? कैस्पियन सागर। पश्चिमी विश्व या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला एक तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम भागों में अचानक सर्दियों के मौसम में यह वर्षा देता है। भारत में प्रवेश करने से पहले यह कैस्पियन सागर से नमी प्राप्त करता है। कैस्पियन सागर पर पानी का सबसे बड़ा जलाशय संगम क्षेत्र है। यह दुनिया की सबसे बड़ी झील और पूर्व विकसित समुद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया। अगला प्रश्न है, सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? तो सादिकपुर सिनौली यह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जहां सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 125 कब्रस्थान पाया गया है। अगला प्रश्न, यीस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो यीस्ट का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है इथाइल अल्कोहल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किस में होता है? इथाइल अल्कोहल में। यीस्ट को हिंदी में खमीर भी कहते हैं। इथाइल अल्कोहल एवं CO2 यीस्ट के किण्वन के उत्पाद होते हैं। अगला प्रश्न है, जठर रस का pH मान क्या होता है? तो जठर रस का pH मान होता है इसमें 1.5 के आसपास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग में 2। कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है? तो सफ़ेद फास्फोरस का जो आकार होता है चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। सफ़ेद फास्फोरस अल्प पारदर्शी मोम की तरह मुलायम ठोस होता है। यह जल में अविलय परंतु कार्बन डाइऑक्साइड में विलय होता है। CO2 में यह घुल जाता है। यह अंधेरे में दीप्त होता है। क्या है? अंधेरे में दीप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न,
प्रश्न है चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो चावल की खेती के लिए जो उपयुक्त जलवायु वह है उष्णकटिबंधीय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चावल की फसल को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त हो जाए उष्णकटिबंधीय। और टेम्परेचर की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। और इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? तो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक दवा है वह है सल्फा ड्रग। कौन सा है? सल्फा ड्रग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फा ड्रग, जिसका इस्तेमाल सबसे पहले 1930 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1930 ईस्वी में। वहीं बात करें पेनिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, पेनिसिलिन, जिसका जो खोज हुआ था 1928 ईस्वी में। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। और प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ या लचीला होता है, यानी सबसे अधिक इलास्टिक कौन सा होता है? तो सबसे अधिक इलास्टिक गुण होता है स्टील में। किस में होता है? स्टील में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है वह किस किरण का है? तो एक्स किरण का है। किस किरण का है? एक्स किरण का है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरण, जिसका खोज किसने किया? रोंटजन ने किया था। किसने किया था? रोंटजन ने किया था। सभी प्रकाश की गति से यात्रा के जितना भी जो तरंग होता है प्रकाश की गति के जो है समान यात्रा करता है, जो प्रति सेकंड लगभग 30,000 किलोमीटर है। प्रति सेकंड 30,000 किलोमीटर। प्रश्न, किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? तो पहली बार रेलवे की शुरुआत किस कंपनी ने भारत में किया था? तो वह किसने किया था? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने भारत में पहली बार जो है रेलवे का काम शुरू किया था। तो उसके बाद सबसे पहला 45 में इसका जो है स्थापना भारत में हुआ था 1845 ईस्वी में। भारत में पहली जो ट्रेन चला था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगला प्रश्न है, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो सरकार का जो वित्तीय खर्च होता है उस पर अंतिम टिप्पणी जो है वह कौन करता है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन करता है? कैग करता है। कैग, जिसका गठन की चर्चा अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 148 में है। प्रश्न, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो वास्तविक रूप से संघात्मक जो विशेषता नहीं है वह हो जाएगा एकीकृत न्यायपालिका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकीकृत न्यायपालिका यह संघात्मक विशेषता नहीं है। संघात्मक विशेषता की बात करें तो भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार न्यायपालिका की संरचना भारतीय संविधान की एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। भारत में संघीय व्यवस्था जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से। प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया है? तो वह संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन में जो है मानने के लिए बाध्य किया गया है। अगला प्रश्न है, लोरिया अरेराज क्या है? तो लोरिया और अरेराज जो बिहार में है यह क्या है? यह स्तंभ लेख, एक स्तंभ लेख है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है और ये एक स्तंभ लेख है। अगला प्रश्न है, कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है? तो कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बायोप्सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या कहा जाता है? बायोप्सी एक मामूली सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें शरीर के प्रभावित हिस्सों में कोशिकाओं या ऊतकों का एक नमूना लेकर माइक्रोस्कोप के जरिए उसकी जांच कर कैंसर की उपस्थिति का पता लगाते हैं। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी यानी गुरुत्व जनित त्वरण का मान क्या होता है?
तो भूमध्य रेखा से जैसे ही ध्रुव की ओर जाएंगे तो उसका जो मान जी का जो मान है वह क्या होता है, तो वह मान बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे अगर पृथ्वी की बात करें तो सबसे अधिक कहाँ हो जाएगा, ध्रुवों पर हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, और पृथ्वी के केंद्र में जो जी का मान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। प्रश्न है, पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या हो जाएगा, वो सूर्य हो जाएगा, यानी सूर्य का प्रकाश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सूर्य की रोशनी से पौधे, शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को CO2 और पानी को कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अकार्बनिक यौगिक में परिवर्तन करने के लिए प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो पोंग बांध यह किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है पोंग बांध। और यह किस नदी पर है, तो यह व्यास नदी पर है। किस नदी पर है, व्यास नदी पर है, जिसे 1975 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया, तो वर्तमान में 22 भाषाएं। कितना भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। जिसमें संविधान बना था उसमें 14 भाषाएं थी। कितना था, 14 भाषाएं थी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा असम का। ऑप्शन नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नंबर आता है वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का उसके बाद नंबर आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुआ था, तो जैसे ही नमक आंदोलन समाप्त हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था 22 मार्च 1930 ईस्वी को, और यह समाप्त 24 दिन के यात्रा के बाद यह समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, और इसी दिन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, बृहद ट्रंक मार्ग ग्रेट ट्रंक रूट निम्न में से किससे संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो यह सड़क परिवहन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे GT रोड भी कहते हैं। यह सड़क परिवहन से संबंधित है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था 16वीं शताब्दी के आसपास, जिसे सड़क के आजम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल वर्ग का खिताब, तो 20 में यह खिताब किसने जीता था, तो यह इगा स्विएटेक ने जीता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा था सिंगापुर। अगर भारत में कहा जाए कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर रहा है, तो इंदौर रहा है। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है, 2020 की बात हो रही है, तो यह दिया गया था सेल को। किसे दिया गया था, सेल को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में किया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। कहाँ है, न्यू दिल्ली में। प्रश्न, भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो भारत ई मार्केट यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया है CAIT कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर लॉन्च किया है, तो किस नाम से लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है P-BEAM के नाम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। IIT मद्रास ने जो है P-BEAM नाम से जो है एक जो है इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर को लॉन्च किया है। प्रश्न है, गुलजार देहलवी जिसका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो गुलजार देहलवी
इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये एक प्रसिद्ध कवि थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इसका जन्म हुआ था 1926 ईस्वी में और 17 जून 2020 को इनका देहांत हो गया था। अगला प्रश्न है 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 100 तक की सभी सम संख्याओं का जो औसत होगा वह क्या होगा? तो इसका nवां पद हम लोग पहले निकाल लेंगे और उसके बाद जो है समांतर श्रेणी से n पदों का योग हम लोग निकाल लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा कितना? तो 51। कितना हो जाएगा? 51 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 120 की दर से दो वस्तुओं की विजेता पहली पर 25% लाभ और दूसरी पर 25% हानि होती थी, कुल लाभ और हानि। तो इसका विक्रय मूल्य 120 पहला का दिया हुआ है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 4 माइनस कर देंगे, यानी 25% माइनस करेंगे तो 96, और दूसरा का जो है 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160। तो कुल विक्रय मूल्य जो है 240, जबकि कुल क्रय मूल्य दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो 256 हो जाएगा। तो कुल हानि जो है उससे कितना होगा? 16 रुपये की हानि हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 44,000 को किसी निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया जाता है। यदि वह राशि कुल जो है कितना हो जाता है? 62,480 हो जाता है। तो यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन क्या हो गया? कह रहा है कि कुछ दर से दिया गया था, इतना हो गया, फिर कह रहा है ब्याज बढ़ा देते हैं 4%, तो कितना हो जाएगा? समय 3 वर्ष, ब्याज की दर में वृद्धि 4%, तो 4% की दर से 3 वर्ष में मिला अतिरिक्त जो धन होगा तो चरतिया 12, तो 44। जब यहाँ पे SI या CI यानी साधारण ब्याज और इति का वर्धन ना हो तो वह जो है साधारण ब्याज में ही कैलकुलेशन होगा। तो 44,000 का 12% हो जाएगा 5280। इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 67,760 रुपये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है 3/11, 2/7, 7/13, 1/2 में कौन सा भिन्न बड़ा है? तो इसे डिवाइड करेंगे 0.28, इसे डिवाइड करेंगे 0.5, इसे डिवाइड करेंगे 0.53, ये 0 हो जाएगा, और इसे डिवाइड करेंगे 0.27। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो बी नंबर जो है, बी नंबर इसमें जो है सबसे बड़ा हो जाएगा ये सी नंबर 60/3, 60/13, 60/13। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 123 का वर्ग क्या होगा? तो 123 का वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? इसका स्क्वायर निकालना है हम लोग को। तो इसका स्क्वायर इसे मल्टीप्लाई इसी से कर देंगे तो इसका आंसर 15,129 रुपये हो जाएगा। प्रश्न है √8 गुने √14 का मान कितना होगा? तो √8 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुना 2 गुना 2, और 14 को हम लोग लिख सकते हैं √7 गुना 2। इससे जो है 1 2 बाहर हो जाएगा तो अंदर √2 बचेगा। इससे जो है भी, इससे तो बाहर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा √2 गुना √7। तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4√7 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एक बल्लेबाज 80 बॉल में 150 रन बनाता है तो उसका स्ट्राइक रन रेट क्या होगा? तो जो इसका स्ट्राइक रन रेट क्या होगा? तो 150/88 गुने 100 सॉल्व कीजिएगा 170.45। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रीजनिंग के प्रश्न है यदि आने वाला परसों सोमवार है तो बीता हुआ परसों क्या होगा? कह रहा है कि आने वाला परसों, आज, कल और परसों। कह रहा है कि सोमवार है तो बीता हुआ परसों, तो बीता हुआ परसों, कल और परसों। ये सोमवार है तो ये संडे हो जाएगा, ये सैटरडे हो जाएगा, ये फ्राइडे हो जाएगा और ये थर्सडे हो जाएगा, नहीं बृहस्पतिवार हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है किसी पंक्ति में कमलेश आगे से 10वें और पीछे से 8वें स्थान पे है। तो कह रहा है किसी पंक्ति में जो है कमलेश जो है आगे से इधर से ये 10वें हैं और इधर से ये हो रहा है 8वें स्थान पे। कौन से स्थान पे? 8वें स्थान पे। तो कह रहा है इसमें कुल कितने लड़के हैं? तो ये दोनों को ऐड करके एक माइनस कर देंगे। 10 8 18 माइनस 1 17। कितने लड़के हैं? 17 लड़के हैं।
प्रश्न है मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इक्को के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, तो यह जो लिखा गया है लेफ्टिनेंट जनरल कोनन्स हिमालयन सिंह के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनके द्वारा एक लिखी गई यह पुस्तक है। अगला प्रश्न है सीलम और इन्फ्यूज़र जो हाल ही में खबरों में रहे थे किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पर्यावरण मंत्री से संबंधित है, यानी पर्यावरण से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया वे क्या थे। तो मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया वे एक क्या थे, तो वे एक लेखक थे। क्या थे, लेखक थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे एक लेखक थे जिन्हें सरस्वती सम्मान से भी 2021 में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है रुद्रम फर्स्ट। क्या नाम है, रुद्रम फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कपिला जो हाल ही में चर्चा में रहा है जो है इसका संबंध जो है किस क्षेत्र से है कपिला का। तो कपिला का संबंध था बौद्धिक संपदा से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्धिक संपदा। कपिला जिसका फुल फॉर्म होता है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है। तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 275। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 276 व्यवसायों व्यापारों और कॉलिंग रोजगार पर कर से संबंधित है, जबकि 277 बचत से संबंधित है। प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो इसरो का जो शैक्षणिक संस्थान है वह कहाँ स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में इसरो के 6 प्रमुख केंद्र हैं। अभी वर्तमान में कितने हैं, 6 प्रमुख केंद्र हैं। अगला प्रश्न है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग के करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे किस IIT संस्थान के प्रोफेसर रहे हैं। तो वह किस IIT, तो IIT बॉम्बे के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो सरसों अनुसंधान केंद्र यह कहाँ स्थित है, तो भरतपुर में स्थित है। राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो गठन किया गया था, स्थापना किया गया था 1993 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न है प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पोलावरम से प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलावरम जो तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। वहीं भीमबेटका, अच्छा भीमबेटका गुफा को यूनेस्को धरोहर में स्थल कब घोषित किया था। तो 2003 में घोषित किया था। प्रश्न है किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी प्रतिशत सीट प्राप्त करनी होती है। तो 10%। कितना करना होता है, 10% सीट जो है उन्हें प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न है नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यह जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक महल वाला कश्मीर का एक प्रमुख ऐतिहासिक जो है स्थल है। अगला प्रश्न कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो यह इसका अंतिम अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसके पास, सर्वोच्च न्यायालय। अवशिष्ट शक्तियाँ या अवशिष्ट विषय का प्रावधान भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया। लोक लेखा समिति में लोकसभा के जो है कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है तुर्के चहलगानी को किसने समाप्त किया था। तो इसे इल्तुतमिश जो है इसे किसे समाप्त किया था। तो इसे इल्तुतमिश ने समाप्त किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। प्रश्न है राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
तो राज्यपाल मौत की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत, माफ़ कर सकते हैं, ये ऑप्शन जो है सही नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मौत की सज़ा राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। अगला प्रश्न, 7 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 126 है, तो सबसे बड़ी क्या होगी? तो इसे हम लोग अगर एक्स मान के करते हैं तो पहला एक्स, दूसरा एक्स प्लस 7, तीसरा एक्स प्लस जो है 14, एक्स प्लस 14, इसका ऐड दिया हुआ 126, इसे सॉल्व कीजिएगा, एक्स का मान हो जाएगा 35 में 14 ऐड कर दिएगा तो हो जाएगा 49, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 55,566 हो जाता है तो वह धनराशि क्या है? तो इस फॉर्मूला पे सेट कर लिया, ए बराबर होता है P × 1 + RT/100 और इंटू में n, ये टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है कितना, 55,566 बैठा लीजिएगा, आर का मान भी दिया हुआ 5%, टाइम 3 दिया हुआ है, यहाँ 3 कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आंसर हो जाएगा 48,000, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 17 संतरे 84 रुपये बेचने पर 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक संतरे का क्रय मूल्य पूछा है। तो 17 संतरे 84 रुपये में बेचने पर 5 संतरे का जो क्रय मूल्य है उसके बराबर, तो मान लेते हैं 17 संतरे का क्रय मूल्य x रुपये, एक संतरे का क्रय मूल्य मान लेते हैं x रुपये, तो 17 का हो जाएगा 17x और 5 का हो जाएगा 5x। अब क्वेश्चन से आ जाइए, हानि कितना हो रहा है, तो 5 जो संतरे हैं उसके क्रय मूल्य के बराबर, उसका क्रय मूल्य 5x है। क्वेश्चन के अनुसार क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि हो जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना है 17 का 17x, अब विक्रय मूल्य कितना है 84 रुपये, हानि हो रहा है कितना 5 के बराबर 5x, सोल्व कीजिएगा, x का मान 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है, 883 × 461 × 15 - 46 10 × 883 बोडमास की तरह सोल्व कीजिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले मल्टीप्लाई कर लिए, बाद में सबसेक्शन कर लीजिएगा। कह रहा है यदि सफ़ेद को काला, काले को लाल, लाल को नीला, ये भ्रमित करता है। लास्ट में जो टर्म है दूध का रंग क्या होगा, दूध का रंग होता है सफ़ेद, अब देखना है सफ़ेद को क्या कहता है, काला, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है 42 को हम लोग लिख रहे हैं 441, तो वह कह रहा है किसे हम लोग 529 लिखते हैं, तो 42 इसका आधा कर लेते हैं तो 21 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर इतना हो जाता है। उसी तरह जो है हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट तो हो जाएगा कितना, तो इसका स्क्वायर रूट जो है निकालेंगे तो वह हो जाएगा 23 और 23 को डबल कर देंगे तो हो जाएगा 46, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न करा, पिता एवं पुत्र की आयु का अंतर 30 वर्ष है, यदि 7 साल पहले दोनों का आयु का योगफल 66 हो, मान लेते हैं पिता का कितना x और पिता का मान लेते हैं x वर्ष, तो उसका पुत्र का हो जाएगा x - 30, क्योंकि अंतर जो है 30 वर्ष का है, 7 वर्ष पहले का रहा है तो इसमें भी 7 माइनस कर लेंगे और इसमें भी जो है 7 माइनस कर लेंगे। कह रहा है कि उसका जो योगफल था वह कितना था, उसका योगफल 66, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, x का मान आ जाएगा 55, x का मान कितना हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55, लेकिन जो पूछा जा रहा है पिता का ही मान पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर पुत्र का पूछा जाता तो 55 में हम लोग 30 माइनस कर देते तो 25 हो जाता। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला को पूरा करें, ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो इसमें बी डी का जो मान दिया हुआ है वह 36 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 36, तो बी जो है ये दूसरे पायदान पे है और डी चौथे पायदान पे है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे 2 और 4 6, उसका स्क्वायर कर दिया गया। उसी तरह ई जो है वह 5वें और जी 7वें पर है, 7 5 12 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो उसके आगे पूछा जा रहा है कौन, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा के एम 556, के जो है और एम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विषम ज्ञात करें, कौन जो है विषम है इसमें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर जो है डी जो है राइट आंसर। अल्टीमीटर को तुगंतापी कहा जाता है, यह जो है ऊंचाई को मापता है, बाकी अमीटर अल्टीमीटर ऊंचाई मापने वाला, जबकि अनविद्युतीय
उपकरण है। ये जो है ऊंचाई मापने वाला, बाकी ये सारे जो है इलेक्ट्रिक से रिलेटेड ये सारे मीटर हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिनमें दी गई आकृतियाँ निहित हैं। तो जिसमें दी गई आकृतियाँ निहित है, तो ये आकृति जो है किस एक में जो है निहित है, तो यह इसमें निहित है। किस में निहित है, तो ये वाला देख रहे हैं, ये वाला आकृति जो है ये यहाँ पे निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। प्रश्न, दी गई आकृतियों का सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे छोटा होता है केबी, उसके बाद एमबी, उसके बाद जीबी, उसके बाद टेराबाइट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है, इसे क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। यहाँ से ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अंत में जो फिगर आएगा वह जो है ऑप्शन नंबर सी वाला फिगर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। और अंतिम प्रश्न है, नीचे प्रश्न आकृति में दर्शाए गए चित्र अनुसार कागज को मोड़ने, काटने और खोलने के बाद किस आकृति में दिखाई देगा। तो पहले कागज को आधा से फोल्ड कर रहे हैं, फिर उसे फोल्ड कर रहे हैं, और लास्ट में ये जब काटेंगे तो कैसी आकृति प्राप्त होगी। तो ये जो काट रहे हैं ये दोनों कॉर्नर में चला जाएगा, ये बीच में जो है वह दोनों फुल हो जाएगा। तो ये बीच में फुल हो जाएगा, किनारे से दोनों कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। ये एक पैटर्न था, इससे आप लोग पैटर्न भी समझ जाइएगा और तैयारी जोर शोर से करना है, समय बिल्कुल भी नहीं। रोज़ 1-2 सेट जरूर लगाना है, और जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है उसे आप लोग लिख लीजिए, उसे एनसीईआरटी बुक से खोजकर उसे लिख लेना है, 1-2 बार रिवाइज कर लेना है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट तो आपको क्लियर करने ही है, डाउट नहीं क्लियर करोगे तो एग्जाम में जो है ओवर कॉन्फिडेंस में आपके क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें। धन्यवाद।